चलिए चलते हैं। आज हमारा नया टॉपिक है कंप्यूटर पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की पीढ़ियों की अगर बात हम लोग करें तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ अभी तक 5 पीढ़ियों का विकास हो चुका है। तो हम लोग चलते हैं पहली पीढ़ी में। पहली पीढ़ी जिसे 1945 से 56 के बीच का समय माना जाता है। इस समय जो कंप्यूटर खोज हुए थे उनकी बात करते हैं। और जो पहली पीढ़ी थी इसमें किसका प्रयोग होता है, इसमें कैसे भंडारण होता था, भाषा विशेषता सब कुछ जानेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी का कार्यकाल जो है यह 1945 से 56 तक है। कितना? 1945 से 1956 तक का जो कार्यकाल समय है यह पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का समय है। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें कौन सी युक्ति या कौन सी स्विचिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। ठीक, इसमें भंडारण किस में होता था? तो मैग्नेटिक ड्रम होते थे, उसी में भंडारण किया जाता था, स्टोरेज किया जाता था। अब जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होते थे? तो पहली पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे होते थे? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर पहली पीढ़ी की भाषा का बात करें तो पहली पीढ़ी में जो भाषा का प्रयोग हुआ जाता था वह मशीन लैंग्वेज होता था, जो कि निम्न स्तरीय या प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग होता था। अगर पहली पीढ़ी की विशेषता देखें तो यह आकार में बहुत बड़े होते थे। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे यह आकार में बहुत बड़े होते थे। ठीक, यहाँ से निम्न क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी तक जो एग्ज़ाम में पूछा गया वह यह पूछा गया है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस युक्ति का प्रयोग किया जाता था? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। और दूसरा का क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली पीढ़ी के उदाहरण कौन कौन है? तो इनएक हो गया, एडवैक हो गया, यूनिवैक हो गया, IBM 701 हो गया। ठीक, इनके अलावा यदि कोई अन्य रहे तो आप उस पर टिक लगा दीजिएगा, इनका पहली पीढ़ी में खोज नहीं हुआ। तो पहली पीढ़ी में किसका किसका खोज होता है? तो इनवैक का हो गया, इनवैक का हो गया, इनएक का, एडवैक का, यूनिवैक का, IBM 701 का। तो हम लोग और आगे चलते हैं दूसर की पीढ़ी पर। अब जब दूसर की पीढ़ी की अगर बात करते हैं तो दूसर की पीढ़ी जो थी इसका कार्यकाल होता है, आपका समय होता है 1956 से 1964 के जो समय था उसे दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का समय कहा जाता है। जो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था इसमें किसका प्रयोग किया जाता था? तो इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। और इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप और डिस्क का प्रयोग होता था। दूसरी पीढ़ी में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप और डिस्क का प्रयोग होता था। वहीं जो इसमें दूसरी पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग होते थे उसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता था। दूसरी पीढ़ी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग होते थे उसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता था। वहीं अगर दूसरी पीढ़ी की बात करें तो इसकी जो भाषा थी, भाषा की बात करें तो असेंबली भाषा थी, हाई लेवल लैंग्वेज था, फोर्ट्रान हो गया, कोबाल हो गया। ठीक, इस सब के विषय में कोबाल फोर्ट्रान के विषय में हम लोग आगे फुल फॉर्म के रूप में पढ़ेंगे और एक एक भाषा के विषय बढ़िया से जानेंगे। तो और जो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था इसका प्रयोग या फिर इसकी विशेषता क्या थी? तो यह बिजली की खपत कम लेती थी और पहली पीढ़ी से तेज़ गति में कार्य करता था और पहली पीढ़ी से इसका आकार जो था छोटा था। तो हम लोग दूसरी पीढ़ी तथा दूसरी पीढ़ी के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। IBM 1620 हो गया, IBM 7094 हो गया, CDC 1604 हो गया, CDC 3600 हो गया, यूनिवैक 1108 हो गया। ठीक, फिर से देख लेते हैं। दूसरी पीढ़ी का कार्यकाल 1956 से 64 हो गया। दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाता था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। मैग्नेटिक टेप और डिस्क किस लिए प्रयोग होते थे? तो स्टोरेज के लिए दूसरी पीढ़ी में प्रयोग होते थे। दूसरी पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते थे? टाइम शेयरिंग
ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे और दूसरी पीढ़ी में असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था, फोर्ट्रान और कोबाल जैसी भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। और जो दूसरी पीढ़ी की विशेषता है, इसमें बिजली की खपत कम होती थी, पहली पीढ़ी से तेज़ गति से काम करता था और पहली पीढ़ी की अपेक्षा इसका आकार छोटा था। और दूसरी पीढ़ी के उदाहरण हैं IBM 1620, IBM 7094 और उसके बाद CDC 1604 और CDC 3600, यूनिबैक 1108 हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं सीधा तीसरी पीढ़ी पर। यदि हम लोग तीसरी पीढ़ी पर चलें तो तीसरी पीढ़ी का कार्यक्रम जो समय था यह 1665 से 71 तक था। 1665 कह रहा हूँ, सॉरी, 1965, क्या 1965 से 1971 का जो समय था उसे तीसरी पीढ़ी का समय कहा जाता है। और इस पीढ़ी में जो स्विचिंग युक्ति का प्रयोग हुआ था उसमें इंटीग्रेटेड चिप या फिर IC चिप का प्रयोग किया गया था, जो कि सिलिकॉन की बनी होती थी। तीसरी पीढ़ी में जो भंडारण किया जाता था किसमें होता था, मैग्नेटिक कोर के रूप में तीसरी पीढ़ी का प्रयोग होता था। अगर तीसरी पीढ़ी के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। तीसरी पीढ़ी की अगर भाषा की बात करें तो इसमें हाई लैंग्वेज की भाषा या फिर पास्कल बेसिक का प्रयोग किया गया। और जो तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था इसकी अगर विशेषता की बात करें तो यह आकार में छोटी थी तथा तीव्र गति से कार्य करती थी और पहली और दूसरी पीढ़ी की अपेक्षा कम बिजली की खपत करती थी और पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी से ज़्यादा भरोसेमंद थी। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर थी, यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा कि तीसरी पीढ़ी में किस स्विचिंग युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट का। और तीसरी पीढ़ी की अगर उदाहरण पूछ लें कि इसमें से कौन है, तो आपका IBM 360 सीरीज हो जाएगा, हनीवेल 600 हो जाएगा, हनीवेल 600 सीरीज। उसके बाद PDP IBM 370 हो जाएगा, 370/168 हो जाएगा। उसके बाद TDC 316 हो जाएगा। अगर यह पूछे कि तीसरी पीढ़ी में किस स्विचिंग युक्ति का प्रयोग होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होता है। अगर यह पूछे कि जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसके स्टोरेज किस में होते थे, मैग्नेटिक कोर के रूप में होते थे। तीसरी पीढ़ी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे तो कैसे थे, तो उसमें रिमोटिंग प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में होता था। अगर तीसरी पीढ़ी के भाषा की बात करें तो हाई लैंग्वेज या फिर उच्च स्तरीय भाषा कह दो, या फिर इसी में पास्कल बेसिक का प्रयोग किया जाता था। अगर तीसरी पीढ़ी की विशेषता पूछे तो आप लगा दीजिएगा, आकार में छोटे थे, तीव्र गति से कार्य करते थे और बिजली की कम खपत लेते थे, साथ ही पहली और दूसरी पीढ़ी से ज़्यादा भरोसेमंद थे। अब हम लोग चलते हैं चौथी पीढ़ी पर। अब चौथी पीढ़ी को ध्यान से देखते हैं। चौथी पीढ़ी 1971 से 80 के बीच का जो समय था उसे चौथी पीढ़ी का समय कहते हैं। यह इसमें किसका प्रयोग होता था, तो इसमें BLSI का प्रयोग होता था। BLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अर्थात अति बृहद एकीकृत परिपथ। ठीक, और उसके बाद चौथी पीढ़ी में स्टोरेज के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी या फिर HDD, जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव कहते थे, और DVD का प्रयोग होता था। उसके बाद अगर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, चौथी पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें टाइम शेयरिंग, रियल टाइम और नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। अगर चौथी पीढ़ी के भाषा की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++ आदि भाषाओं का प्रयोग चौथी पीढ़ी में होता था। उसके बाद अगर चौथी पीढ़ी की विशेषता देखें तो वहनीय था, यानी पोर्टेबल, और बेहद सस्ते थे, भरोसेमंद थे, तेज़ गति से कार्य भी करते थे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हो गए। अब चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं इसके उदाहरण देख लिया जाए तो Apple II हो गया, DIC 10 हो गया, स्टार 1000 हो गया, वहीं PDP 11 हो गया, क्राई
वनलैंड हो गया, उसके बाद क्राई XMP हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया। ठीक, चौथी पीढ़ी में अगर चौथी पीढ़ी का कार्य यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो सीधा सीधा बनेगा, चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग होता था। सब ज़्यादा ये पूछा गया अभी तक, चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग होता है। स्विचिंग सिस्टम के लिए आपका अति बृहद एकीकृत परिपथ का प्रयोग होता था, लेकिन यह पूछा नहीं जाता। पूछा यह जाएगा, ये जो लिखा है BLSI, यही हम लोगों को याद रखना है। चौथी पीढ़ी में BLSI अर्थात वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग कहाँ होता है, तो आपकी चौथी पीढ़ी में। और चौथी पीढ़ी में स्टोरेज के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, सेमी कंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया जाता था, या फिर HDD कह देना या फिर DVD कह देना। ठीक, अगर चौथी पीढ़ी में सिस्टम की ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता था। वहीं अगर चौथी पीढ़ी में लैंग्वेज की बात करें, हाई लेवल लैंग्वेज लाइक यानी जैसे कि C++ इनका प्रयोग होता था। ठीक, अब हम लोग पाँचवीं पीढ़ी देखते हैं। तो पाँचवीं पीढ़ी जो है, पाँचवीं पीढ़ी में डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक एंड क्रोमोबुक, जो हम लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, नोटबुक यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, अल्ट्राबुक, ये सब पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर आते हैं। जबकि जो बड़े बड़े कारखानों और बड़े बड़े स्थानों पर लगे होते हैं सुपर कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। तो पाँचवीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं, इनका समय कब से है, तो 1980 से अब तक का जो समय है उसे पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर का समय कहा जा सकता है। और इसमें जो स्विचिंग के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है वो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पूछा जाएगा पाँचवीं पीढ़ी में किसका प्रयोग होता है, तो जो ULSI लिखा हुआ है, ULSI यही लिखा रहेगा, तो हम लोग पाँचवीं पीढ़ी के लिए ULSI लगाएंगे। ULSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या फिर इसे हम माइक्रो प्रोसेसर चिप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर चिप भी कहते हैं। अब अगर यह पूछा जाएगा कि पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर का जो स्टोरेज है, स्टोरेज कहाँ होता था, तो ऑप्टिकल डिस्क में पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर का स्टोरेज सिस्टम होता था। अगर यह पूछा जाए कि पाँचवीं पीढ़ी के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जहाँ बात करें वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर WWE का विकास है। अगर हम लोग आंसर लगाएंगे पाँचवीं पीढ़ी में, अगर पूछे कि इसमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो इसमें नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था पाँचवीं पीढ़ी में। अब पाँचवीं पीढ़ी की विशेषता क्या है, तर्क करने की क्षमता है, इसमें निर्णय लेने की क्षमता है, सोचने की सामर्थ्य है। तो धन्यवाद। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। धन्यवाद।